प्रिय मित्रों एवं छात्रों, आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय को लेकर के प्रस्तुत हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आपको मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बहुत सारे अनछुए पहलू आप तक पहुँचेंगे। तो लीजिए प्रारंभ करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। यह उनका फोटो है। 1980 में भारत सरकार ने उनको स्मरण करते हुए 30 पैसे का टिकट जारी किया था। कुछ पंक्तियां मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई स्कूल आज तक नहीं खुला और न ही खुलेगा। आलस्य वह रोग है जिसका रोगी कभी ठीक नहीं होता। मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन मैं कुछ लिख न लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। इस पंक्ति को हम विद्यार्थी जीवन में ऐसे यूज कर सकते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूं, जिस दिन मैं कुछ पढ़ न लूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं है। और ये देखिए, सामाजिक व्यवस्था पर जो शिक्षा प्रणाली लड़के लड़कियों को सामाजिक बुराई या अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं सिखाती, तो उस शिक्षा में जरूर कोई ना कोई बुनियादी खराबी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी बहुत ही सामाजिक सरोकार के लेखक हैं। हम चलते हैं कि जीवन के पहलुओं पर। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उनका मूल नाम धनपत राय था। उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं वो। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास, लगभग 300 लघु कहानियां, अनेकों निबंध तथा कई विदेशी साहित्यिक कृतियों का हिंदी अनुवाद किया। हंस नामक पत्रिका, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका रही है, इसका संपादन भी उन्होंने किया। उन्होंने सरस्वती प्रेस भी चलाई। वे भारत में स्थापित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति बनाए गए थे, जो कि 9-10 अप्रैल 1936 को हुआ था। उनके रचनात्मक योगदान के कारण ही 1918 से 1936 तक के हिंदी कहानी एवं उपन्यास के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। ये इतने प्रसिद्ध थे कि इनके काल को प्रेमचंद युग, फिर प्रेमचंद के बाद का समय, प्रेमचंद के पहले का समय, इस तरह से कहानी और उपन्यास के समय को बांटा जाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरंभ में वे उर्दू की पत्रिका जमाना में नवाब राय के नाम से लिखते थे। पहली कहानी संग्रह जो सोजे वतन थी, 1907 में अंग्रेज सरकार ने उसको जब्त कर लिया। लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया, तो फिर वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे थे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी तथा पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्म ए होशरुबा पढ़ा। ये क्या है? ये हिंदुस्तानी लोक कहानियों का एक संग्रह है। इसकी कहानियां पुराने दौर में महिलाएं, दादी, नानी छोटे बच्चों को रात में बतौर कहानी सुनाया करती थी। अर्थात यह है कि कम उम्र में ही उन्हें पढ़ने का अच्छा शौक लग गया था। 1918 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। 1910 में उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर पास किया और 1919 में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हो गए। उनका जीवन अभावों का जीवन भी था। 7 वर्ष की आयु में उनकी मां का और 14 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। इसलिए उनका प्रारंभिक जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ था, जो कि सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और 1906 में दूसरा विवाह
बाल विधवा शिवरानी देवी से किया था। उनकी 3 संतानें हुई थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1910 में उनकी रचना सोजे वतन अर्थात राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने उनको तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर नष्ट कर दी गईं। कलेक्टर साहब ने नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय के नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दया नारायण निगम की सलाह से वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका था और लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। तो ये प्रतियोगिता में प्रश्न आता है, उनका अंतिम अपूर्ण उपन्यास कौन सा था और उनके अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र को किसने पूरा किया था। उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई थी और 1936 में अंतिम कहानी कफन के नाम से प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया था, जो 1908 में प्रकाशित हुआ था। मरणोपरांत उनकी कहानियां मान सरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी और आप अगर चाहते हैं उनकी कहानी को पढ़ना तो मान सरोवर पुस्तक के जो 8 खंड हैं उनमें उनकी सारी लगभग 300 कहानियां दी हुई हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन कहानियों को अवश्य पढ़ें। 1921 में उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान पर अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उन्होंने लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी भी की थी, अर्थात वो पिक्चर के लिए कहानी भी लिखते थे। 1934 में प्रदर्शित मजदूर नामक फिल्म की कहानी उन्होंने लिखी थी और कॉन्ट्रैक्ट की साल भर की अवधि पूरे किए बिना ही 2 महीने का वेतन छोड़कर वो बनारस आ गए थे। उन्होंने प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा था। यह किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास है। गोदान 1936 यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है। पहले बात की थी अपूर्ण की, जो किसान जीवन पर हिंदी की एक अद्वितीय रचना है, जिसको कि किसानों का महाकाव्य भी कहा जाता है। इस पर एक हिंदी में मूवी भी है जिसमें शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर ने होरी का रोल किया है, आप अवश्य देखें। प्रेमचंद की पत्नी द्वितीय पत्नी शिवरानी देवी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रेमचंद घर पर। इसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व के कई हिस्सों के बारे में पता चला है जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं, अर्थात जानते नहीं थे, ऐसे तथ्यों को जाना गया है। उनके बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से पिता के ऊपर जीवनी भी लिखी है। तो ये प्रश्न आता है प्रतियोगी परीक्षाओं में, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो ये मुंशी प्रेमचंद। एक आता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। इतने महान रचनाकार होने के बावजूद प्रेमचंद का जीवन आरोपों से मुक्त नहीं है। कई आरोप हैं उनके ऊपर, जैसे प्रेमचंद ने अपनी पहली पत्नी को बिना कारण छोड़ा, दूसरे विवाह के बाद भी उनके अन्य किसी महिला से संबंध थे, जैसा कि उनकी पत्नी ने ही पुस्तक में लिखा है। प्रेमचंद ने जागरण विवाद में विनोद शंकर व्यास के साथ धोखा किया। प्रेमचंद ने अपनी प्रेस के वरिष्ठ कर्मचारी प्रवासी लाल वर्मा के साथ धोखाधड़ी की। प्रेमचंद की प्रेस में मजदूरों ने हड़ताल की। प्रेमचंद ने अपनी बेटी के बीमार होने पर झाड़ फूंक का सहारा लिया आदि। कमल किशोर गोयनका द्वारा लगाए गए ये आरोप प्रेमचंद के जीवन का एक पक्ष जरूर हमारे सामने लाते हैं, जिसमें उनकी इंसानी कमजोरियां जाहिर होती हैं, लेकिन उनके व्यापक साहित्य के मूल्यांकन पर इन आरोपों का कोई असर नहीं पड़ता है। प्रेमचंद को लोग आज उनकी काबिलियत की वजह से याद करते हैं, जो कि विवादों को बहुत कम जगह देती है। अर्थात हम उनके साहित्य पर अगर नजर डालें तो साहित्यिक दृष्टि से वे बड़े ही अनमोल हैं, हिंदी के नक्षत्र हैं। एक बहुत अच्छी बात अब आप देखेंगे, इनका नाम मुंशी प्रेमचंद कैसे पड़ा।
वास्तव में हंस के संपादक प्रेमचंद थे और कन्हैयालाल मुंशी, ये दो लोग थे जिन्होंने मिलकर के प्रेस चलाई थी। परंतु बाद में पाठकों ने मुंशी और प्रेमचंद को एक ही समझ लिया गया और बाद में जो प्रेमचंद थे वो मुंशी प्रेमचंद बन गए। ये जो पत्रिका आती थी हंस, इसमें दोनों लोगों का शेयर था, जिसकी वजह से कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी का मुंशी लिखा जाता था, प्रेमचंद का प्रेमचंद लिखा जाता था। लेकिन बाद में प्रेमचंद इतने पॉपुलर हो गए कि वो मुंशी प्रेमचंद ही बन गए, लेकिन वास्तव में ये दो व्यक्ति थे। इनके योगदान को देखिए। सत्यजीत राय ने उनकी दो कहानियों पर यादगार फिल्में बनाई। 1977 में शतरंज के खिलाड़ी और 1981 में सदगति। उनके देहांत के 2 वर्षों के बाद सुब्रमण्यम ने 1938 में सेवा सदन उपन्यास पर फिल्म बनाई, जिसमें सुब्बा लक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1977 में मृणाल सेन ने प्रेमचंद की कहानी कफन पर आधारित ओका ऊरी कथा नामक से एक तेलुगु फिल्म बनाई थी, जिसको सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। 1936 में गोदान और 1966 में गबन उपन्यास पर लोकप्रिय फिल्में बनी। 1980 में उनके उपन्यास पर बना टीवी धारावाहिक निर्मला भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। प्रेमचंद के पत्रों को सहेजने का काम अमृत राय और मदन गोपाल ने किया। प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह मिलता है। प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक तार विभाग की ओर से 30 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती के अवसर पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया गया था। प्रेमचंद की 125वीं सालगिरह पर सरकार की ओर से घोषणा की गई कि वाराणसी से लगे इस गांव में, अर्थात लम्ही गांव में, प्रेमचंद के नाम पर एक स्मारक तथा शोध एवं अध्ययन संस्थान बनाया जाएगा। अब इनके जीवन के कुछ प्रसंग देखिए। पहला प्रसंग है जब एक लड़के के कान काट दिए। एक बार बचपन में वह मोहल्ले के लड़कों के साथ नाई का खेल खेल रहे थे। मुंशी प्रेमचंद नाई बने हुए थे और एक लड़के के बाल बना रहे थे। हजामत बनाते हुए उन्होंने बांस की कमानी से गलती से लड़के का कान ही काट डाला। दूसरा उदाहरण देखिए, दूसरा इनके जीवन का दृष्टांत देखिए। भड़क गया इंस्पेक्टर। उन दिनों मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डेप्यूटी इंस्पेक्टर थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आए। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया। दूसरे दिन वह स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद कुर्सी से उठकर उसको सलाम करेंगे, लेकिन प्रेमचंद कुर्सी से हिले तक नहीं। यह बात इंस्पेक्टर को नागवार गुजरी। उसने अपने अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने के लिए भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकलता है और तुम सलाम तक नहीं करते हो। यह बात दिखाती है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने देखिए कितना बढ़िया जवाब दिया। जब मैं स्कूल में रहता हूं तब तक ही नौकर रहता हूं, बाद में मैं अपने घर का बादशाह बन जाता हूं। तो ये देखिए कितना स्वाभिमान था उनके अंदर। एक और अच्छा उदाहरण देखें उनके जीवन का। शराब और मुंशी प्रेमचंद। सन 1924 में माधुरी ऑफिस की कुछ किताबें बोर्ड मंजूर कराने बेदार साहब के यहाँ प्रयाग गए थे। बेदार साहब खुद बड़े शराबी थे। उन्होंने खुद भी पी और मुंशी प्रेमचंद को भी पिला दिया। वह लेट से घर आए तो दरवाजा बच्चों ने खोला। बच्चों ने मां को बता दिया कि पिताजी पी कर आए हैं। यह सुनते ही शिवरानी देवी जानबूझकर सो गई। सुबह उन्होंने पत्नी से शिकायत की कि दरवाजा क्यों नहीं खोला। तो उन्होंने बोला, आप शराब पीकर आए थे इसलिए नहीं खोला, और सुन लो, अगर दोबारा भी पीकर आओगे तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। उस पर उन्होंने आगे से नहीं पीने का वायदा किया, लेकिन एक बार फिर पीकर आ गए। पत्नी शिवरानी देवी ने फिर से दरवाजा नहीं खोला। दूसरी बार के बाद फिर उन्होंने कभी शराब नहीं पी। एक और उदाहरण देखिए उनके जीवन का उदाहरण। जब हिंदू सभा वाले नाराज हो गए। उन्होंने एक लेख लिखा था जिस पर हिंदू सभा वाले नाराज हो गए थे। इस पर उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि आप ऐसा लिखते ही क्यों हैं कि लोग भड़क जाते हैं और आपके दुश्मन बन जाते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, लेखक को पब्लिक और गवर्नमेंट अपना गुलाम समझती है। आखिर लेखक भी कोई चीज है। वह सभी की मर्जी के मुताबिक लिखे तो लेखक कैसे रहेगा। लेखक का खुद का अस्तित्व है। गवर्नमेंट जेल में डालती है,
पब्लिक मारने की धमकी देती है। इससे लेखक डर जाए और लिखना बंद कर दें। अर्थात वो निडर और निर्भय लेखक थे। वो वही लिखते थे जो उनकी अंतरात्मा कहती थी। अंधविश्वास के खिलाफ। एक बार किसी बात पर उनकी पत्नी ने जब भगवान का नाम लिया तो उन्होंने कहा कि भगवान मन का भूत है जो इंसान को कमजोर बना देता है। अर्थात ज्यादा अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए। स्वावलंबी मनुष्य की ही दुनिया है। अंधविश्वास में पड़ने से तो रही सही अक्ल भी चली जाती है। इस पर पत्नी ने कहा, गांधी जी तो दिन भर ईश्वर ईश्वर चिल्लाते हैं और गांधी जी आपके पूज्य हैं। जवाब में प्रेमचंद बोले, वो तो एक प्रतीक है ईश्वर उनके लिए। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं कि जनता अभी ज्यादा सावधान नहीं है और फिर जनता सदियों से भगवान पर विश्वास किए चले जा रही है। जनता एकाएक अपना विचार नहीं बदल सकती है। अगर एकाएक जनता को कोई भगवान से अलग करना चाहे तो यह संभव ही नहीं। इसी से वे भी शायद भगवान का भी सहारा लेकर चल रहे हैं। तो इसमें उन्होंने ये दिखाया कि अंधविश्वास ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो ये सारी जानकारी मैंने इंटरनेट से प्राप्त की है, विकिपीडिया से प्राप्त की है। तो उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह मेरा प्रयास, जिसका उद्देश्य आपको सरल स्पष्ट शब्दों में मुंशी प्रेमचंद जी जो कि हिंदी के महान लेखक हैं उनका परिचय देने का उद्देश्य मेरा है। तो अगर आपको यह मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें। मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल को जिसका नाम वेद प्रकाश गर्ग है, इस पर आप अपने कमेंट लिखें, जिससे कि मैं आपको और भी हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं से और अनेक अनछुए पहलुओं से आपको परिचित कराता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।